उनके मिजाज से मेल नहीं खाता था। वो चुपचाप काम करने वाले शख्स थे। लिहाजा लॉस एंजलिस की नौकरी छोड़कर जब हिंदुस्तान आए तो जमशेदपुर में 6 साल तक काम किया, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर तब के मैनेजिंग डायरेक्टर एसके नानावती के स्पेशल असिस्टेंट बने। उनके काम करने के लगन की प्रसिद्धि मुंबई तक पहुंची तो जेआरडी टाटा ने उन्हें मुंबई बुला लिया। उसके बाद से उनकी कामयाबियों की उड़ान कभी थमी नहीं, लेकिन कामयाबियों के आसमान छूने वाले रतन टाटा के पांव हमेशा जमीन पर ही रहे। बीबीसी के मुताबिक 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक दिलचस्प सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तब सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। इसके पीछे के कारणों में शामिल था, रतन टाटा को वीआईपी ट्रीटमेंट की तलाश नहीं रहती थी। वो अकेले चलते थे और अपना बैग या फाइल उठाने के लिए किसी असिस्टेंट की जरूरत भी उनको नहीं होती थी। यात्रा के दौरान उनको बेहद कम चीनी वाली ब्लैक कॉफी पसंद थी, लेकिन वो भी अगर ना मिल पाए तो वो फ्लाइट अटेंडेंट को डांटते नहीं थे। उनकी सादगी, उनकी सहजता आज बहुत सारे लोगों की यादों में समाई हुई है। He was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. टाटा के काम करने में एक अनुशासन था, बिल्कुल जेआरडी टाटा की तरह ही। वो वक्त के पाबंद थे और देर तक दफ्तर में बैठकर फाइलों में सिर घुसाए रखने वाले शख्स नहीं थे। जेआरडी टाटा की तरह ही रतन टाटा भी शाम 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देते थे, फिर घर से दफ्तर से जुड़े कामों से दूर रहते थे और घर में भी तड़क भड़क नहीं। कुलाबा में समंदर की तरफ दरवाजा खुलने वाला उनका घर सादगी और उनके अभिजात सोच का मेल है। वो वहां अपने डॉगी के साथ एकांत में ही रहना ज्यादातर पसंद करते थे। चकाचौंध से दूर वीकेंड मनाने के लिए वो अलीबाग के अपने फार्म हाउस में जाते थे। एक बेहद कामयाब उद्योगपति होने के बावजूद रतन टाटा ने अपने ऊपर पैसे, पावर और प्रसिद्धि को कभी भी हावी होने नहीं दिया, जिसका नतीजा है ये तीनों चीजें जिंदगी भर उनके कदमों के पीछे पीछे दौड़ती रही। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। कई पीढ़ियों से देश में टाटा के नाम पर एक मुहावरा चल रहा है। किसी की हैसियत को नापने के लिए एक पैमाने की तरह लोग टाटा का नाम लेते हैं, लेकिन इतने बड़े ग्रुप के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा ऐसे लोगों की संवेदनाओं का ख्याल रखते थे जो समाज के हाशिए पर बैठे हैं। आपको रतन टाटा की जिंदगी के कुछ किस्से सुनाते हैं जिनके बिना उनकी कहानी अधूरी है। मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा को एक परफेक्ट जेंटलमैन कहा था, लेकिन इस जेंटलमैन के अंदर जिद पर अड़ने और अड़कर अपनी नई मंजिल हासिल करने की अद्भुत क्षमता थी। तभी तो 1998 में जब टाटा मोटर्स का कार विंग इंडिका के घाटे के कारण बिकने के कगार पर आया तो टाटा ने उसको मुनाफे का सबब बना दिया। दरअसल टाटा मोटर्स की इंडिका के घाटे के बाद उसको बेचने के लिए टाटा ने फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से बात की। बिल फोर्ड इसे खरीदने को तैयार हो गए, लेकिन दो बातें ऐसी कर दी कि रतन टाटा के दिल पर लग गई। पहली बात कही कि आपको जब कार का अनुभव और ज्ञान नहीं तो इस क्षेत्र में हाथ क्यों डाला, और दूसरी बात कही कि इसे खरीद कर फोर्ड टाटा ग्रुप पर एहसान कर रहा है। रतन टाटा ने डील कैंसिल कर दी। उन्होंने नए तरीके से काम शुरू किया, कमाई बढ़ी, मुनाफा बढ़ा और 10 साल बाद 2008 में टाटा मोटर्स ने दिवालिया हो रहे फोर्ड के दो मशहूर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया।
आम आदमी का दर्द, आम आदमी की गाड़ी। टाटा ग्रुप के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा मामूली लोगों की पीड़ा को महसूस करने वाली संवेदना रखते थे। भारत की सबसे सस्ती कार नैनो को बनाने की प्रेरणा उनको मुंबई में एक परिवार को मूसलाधार बारिश में एक दोपहिया पर भीगते हुए देखकर मिली। नैनो कार भले ही नहीं चली और 4 साल पहले इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, लेकिन ये एक झलक है कि रतन टाटा आम आदमी की तकलीफ से खुद को कैसे जोड़ते थे।